जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों जीके और करंट के ऐसे सवाल आप लोगों के सामने आज मैं लेकर आया हूं जो आपको आपकी हर परीक्षा के अंदर 2 से 4 नंबर 100% देकर जाने वाले हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा। आपको 2 से 4 सवाल आपको आपकी परीक्षा में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं बिना देर किए हुए अपने पहले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। दोस्तों इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, आपकी परीक्षा में यह सवाल छपेगा। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई है, कोलंबो में आयोजित हुई है, जकार्ता में हुई है, इंडोनेशिया में हुई है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो दोस्तों आपको याद में रखना है, बिम्स्टेक की जो बैठक है वो कोलंबो में आयोजित हुई है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों कोलंबो कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों श्रीलंका में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, ये दोस्तों पड़ता है श्रीलंका में। अब दोस्तों यहाँ से आपसे सवाल बन सकता है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको याद में रखना है, रनीले विक्रम सिंघे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने, रनीले विक्रम सिंघे। और दोस्तों वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो आपको याद में रखना है, दिनेश गुणवर्धने। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ पर हुई है, कोलंबो में हुई है, जो कि दोस्तों श्रीलंका में स्थित है। और दोस्तों वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, रनीले विक्रम सिंघे बने हैं। और वहाँ के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, दिनेश गुणवर्धने बने हैं। और दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, G7 2022 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। जापान में आयोजित हुई है, भारत में हुई है, जर्मनी में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों G7 2022 की बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई थी। आपसे सवाल पूछा गया है कि G7 2022 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें G7 2022 की बैठक कहाँ पर हुई है, तो आपको याद में रखना है, जर्मनी के अंदर हुई है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों G7 में कितने देश हैं, तो आप जैसे कि दोस्तों नाम में छुपा हुआ है 7 देश शामिल हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों G7 की बैठक कहाँ पर हुई है, जर्मनी में। दोस्तों जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है, तो आपको दोस्तों याद में रखना है, ओलाफ शोल्स। कौन दोस्तों, ओलाफ शोल्स जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। आपसे दोस्तों G7 की बैठक पूछी जा सकती है, ये कहाँ पर आयोजित हुई है, आपसे ये पूछा जा सकता है। और दोस्तों जर्मनी के नए चांसलर कौन बनाए गए हैं, ओलाफ शोल्स। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, G20 2023 की बैठक कहाँ आयोजित होगी। अति महत्वपूर्ण संस्थान, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों जितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं और दोस्तों उनकी बैठकें हैं, सबसे पहले आप लोगों के सामने ऐसे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। G20 2023 की बैठक कहाँ पर आयोजित होगी, इंडोनेशिया में होगी, भारत में होगी, चीन में होगी, जापान में होगी। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें G20 अति महत्वपूर्ण संगठन है। दोस्तों इसकी 2023 की बैठक कहाँ पर होगी, तो आपको याद में रखना है, ये अपने भारत देश में होने वाली है। इसको आप नोट करके रखिएगा। लेकिन दोस्तों सवाल बनता है कि इसकी 2022 की बैठक कहाँ पर होगी, तो आपको याद में रखना है, इसकी 2022 की बैठक होने वाली है कहाँ पर, इंडोनेशिया में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। G20 दोस्तों 2023 में इसकी बैठक कहाँ होगी, अपने भारत देश में होगी। और दोस्तों 2022 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई है, इंडोनेशिया में हुई है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों जापान अति महत्वपूर्ण हमारे लिए देश है। दोस्तों इसके पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, शिंजो अबे। कौन दोस्तों, शिंजो अबे।
जिनकी दोस्तों अभी हाल ही में नारा के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोस्तों इन्होंने ही क्वेड संगठन की संकल्पना दी है। दोस्तों क्वेड इसकी संकल्पना इन्होंने कितने 2007 में दी थी। दोस्तों क्वेड की जो संकल्पना है उन्होंने 2007 के अंदर दी थी। और दोस्तों शिंजो अबे को ही नेताजी अवार्ड 2022 द्वारा अपने भारत देश में सम्मानित किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से बन सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नाटो संगठन की स्थापना कब हुई है? अति महत्वपूर्ण संगठन है। दोस्तों रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में नाटो संगठन बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा था। दोस्तों इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 4 अप्रैल 1949 को हुई है, 1 जनवरी 1995 को हुई है, 1 जनवरी 2015 को हुई है, या 15 अगस्त 1969 को हुई है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपके लिए चारों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण हैं। आपको मैं 1 बाय 1 सारे ऑप्शन बताने वाला हूँ। नाटो संगठन की स्थापना कब हुई है? तो आपको याद में रखना है 4 अप्रैल 1949 को हुई है। और दोस्तों इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? तो आपको याद में रखना है 30 देश शामिल हैं। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स। कहाँ पर स्थित हो? तो ब्रुसेल्स, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। कई बार दोस्तों आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नाटो संगठन की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949। दोस्तों इसमें कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर 30 देश शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं 1 जनवरी 1995। दोस्तों इसको WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995। और दोस्तों इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अगली सन को लेकर। 1 जनवरी 2015। दोस्तों इसको क्या हुआ था? नीति आयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको याद में रखना है स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आपको याद में रखना है सुमन के बेरी जी बनाए गए हैं। कौन दोस्तों? सुमन के बेरी। और दोस्तों इसके CEO कौन बनाए गए हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं 15 अगस्त 1969। ये दोस्तों किसका स्थापना वर्ष है? तो आपको याद में रखना है ये इसरो। ये दोस्तों इसरो का स्थापना वर्ष है 15 अगस्त 1969। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो आपको याद में रखना है सोमनाथ। कौन दोस्तों? सोमनाथ जी इसके वर्तमान में हेड हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे, सारे सवाल आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का ध्वजवाहक कौन है? यानी कि दोस्तों जो शुरुआती कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? अति महत्वपूर्ण सवाल है। निखत जरीन थी, शरत कमल थे, PV सिंधु थी, या दोस्तों A और B दोनों? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दोस्तों ध्वजवाहक थे वो कौन थे? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसके ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको याद में रखना है निखत जरीन और शरत कमल। ये दोस्तों इसके शुरुआती नहीं, दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको आप शुरुआती काट लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप समापन कार्यक्रम में, कहाँ पर दोस्तों? समापन दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल जो कि दोस्तों बर्मिंघम में हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे। और कौन से क्रम के थे? दोस्तों 22वें क्रम के थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 22वें क्रम के जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम में हुए, इंग्लैंड में हुए हैं, इसके दोस्तों समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन है? निखत जरीन और शरत कमल। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों निखत जरीन बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। किससे संबंधित है? ये दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और दोस्तों शरत कमल ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह सवाल शरत कमल वाला सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें ये ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ध्वजवाहक यानी कि समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन और शरत कमल। यानी कि आपका A और B दोनों सही होंगे। दोस्तों PV सिंधु ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। किससे दोस्तों? बैडमिंटन से संबंधित हैं।
और दोस्तों आपको बता दें जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 है दोस्तों शुरुआती कार्यक्रम में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये दोनों लोग कौन थे, ये हमारे दो जुबाहक थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, राष्ट्रमंडल खेल के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें अगर आपने खेलों संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो आप खेल संबंधित वीडियो देख लीजिएगा, हमारी ग्रुप डी की प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, अभी मैंने परसों अपलोड की है। और दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में उस वीडियो से आज की शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, आप परीक्षा उठाकर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ चुके होंगे कितने महत्वपूर्ण सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, क्या होगा आपका सही जवाब, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो आपको याद में रखना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि दोस्तों एजी अटॉर्नी जनरल। इसका दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 76 है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें के वेणुगोपाल की जगह पर नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों अभी हाल ही में कल में ये दोस्तों चेंज हुए हैं, इसीलिए दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में, यानी कि दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किसमें बोला गया है, अनुच्छेद 52 में बोला गया है। दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सिटमैक्स युद्धाभ्यास में शामिल देश नहीं है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों युद्ध अभ्यास से आपकी परीक्षा में 1-2 सवाल पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के अंदर, इसीलिए दोस्तों इस सवाल को शामिल किया गया है। सिटमैक्स युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है, आपका सवाल है सिटमैक्स युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है, श्रीलंका शामिल नहीं है, थाईलैंड शामिल नहीं है या बांग्लादेश शामिल नहीं है, क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें सिटमैक्स के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, इसके अंदर भारत भी है, श्रीलंका भी है और थाईलैंड भी है, और दोस्तों बांग्लादेश ये शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एस से क्या हो गया श्रीलंका, आई से क्या हो गया इंडिया और टी से क्या हो गया थाईलैंड, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों इसके नाम में ही सारे देशों के नाम छुपे हुए हैं, एस से क्या हो गया श्रीलंका शामिल है, आई से क्या हुआ इंडिया और टी से क्या होगा थाईलैंड है। सिटमैक्स में दोस्तों कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड है। दोस्तों बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, बोंगो सागर एक्सरसाइज होती है, और दोस्तों संप्रीति कौन सी होती है, संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, बांग्लादेश और भारत के बीच में होती है। बोंगो सागर और संप्रीति किसके बीच में होती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज और भी आप याद में रखिएगा, कौन सी दोस्तों, मित्र शक्ति और श्रीलैक्स, ये दोस्तों दोनों एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, संघाई सहयोग संगठन में शामिल देश नहीं है, अति महत्वपूर्ण संगठन, आपकी परीक्षा में छपने वाला संगठन है। संघाई सहयोग संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है, चाइना शामिल नहीं है, उज्बेकिस्तान शामिल नहीं है, तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों इसको नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएगा ये सवाल है। दोस्तों आपको बता दें संघाई सहयोग संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको याद में रखना है तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बीजिंग चाइना में स्थित है, इसको आप नोट करके रखिएगा, कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में। और दोस्तों आपको बता दें इसके अंदर कितने देश शामिल हैं, कुल 9 देश शामिल हैं, कितने दोस्तों, 9 देश शामिल हैं इसके अंदर। 3 देश आपके सामने लिखे हैं, भारत, चाइना, उज्बेकिस्तान, और दोस्तों और कौन सा है, तो आपको याद में रखना है ईरान अभी नया शामिल हुआ है, ईरान, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कितने देश हो गए दोस्तों, गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक दोस्तों होता है उज्बेकिस्तान, कौन सा दोस्तों, उज्बेकिस्तान,
इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? 9 देश शामिल हैं। नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ? ईरान शामिल हुआ है। कौन सा शामिल नहीं है? तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, इसको नोट करके रखिएगा। और दोस्तों कौन कौन से देश शामिल है? भारत शामिल है, चाइना शामिल है, उज्बेकिस्तान शामिल है, और दोस्तों कौन सा शामिल है? रूस शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, किर्गिस्तान शामिल है। इन सारे देशों को आप नोट करके रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई है? अति महत्वपूर्ण संस्थान है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई है? वर्ष 1939 को हुई है, वर्ष 1925 को हुई है, वर्ष 1924 को हुई है, वर्ष 1911 को हुई है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है। किसने दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और दोस्तों कब की गई थी? वर्ष 1939 ईस्वी को की गई थी। इसको आप नोट करके रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है। और दोस्तों कब की गई है? 1939 ईस्वी को की गई है। दोस्तों 1925 इसको क्या हुआ था? तो आपको याद में रखना है 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती की हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन। दोस्तों डकैती का नाम बदल के क्या कर दिया गया? एक्शन है। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ है? काकोरी ट्रेन डकैती हुई है। 1924 दोस्तों बेलगांव अधिवेशन, इसको आप नोट करके रखिएगा। बेलगांव अधिवेशन दोस्तों एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। कौन सा अधिवेशन है? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1911 को दोस्तों क्या हुआ था? दोस्तों 1911 को दिल्ली दरबार लगा था। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों 1911 में यह तय किया गया था कि जो भारत की राजधानी है वो क्या होगी? दिल्ली होगी। लेकिन दोस्तों ये लागू कब से हुआ? 1912 में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1911 में। लेकिन दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? कब इसका स्थानांतरण किया गया था? 1912 में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है। और दोस्तों किस वर्ष की है? 1939 ईस्वी को की है। और वर्ष 1925 को क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। दोस्तों कहाँ से हुआ था? ये किस स्थान से हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। वर्ष 1924 को क्या हुआ? बेलगांव अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है। 1911 में क्या दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली जो है भारत की राजधानी होगी। लेकिन दोस्तों 1912 में ये दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया, यानी कि ये दोस्तों प्रस्ताव लागू हुआ। इसको आप नोट करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यूएस ओपन 2022 टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये बिल्कुल अभी करंट का क्वेश्चन है। आपको दोस्तों आने वाली सारी परीक्षाओं में ये सवाल छपा हुआ मिलेगा, आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों सारे सवाल यहाँ पर जितने बताए जा रहे हैं सारे के सारे सवाल आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा सवाल है, यूएस ओपन 2022 टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये किसका टूर्नामेंट होता है? ये दोस्तों टेनिस का टूर्नामेंट होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों काहे का टूर्नामेंट होता है? ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। काहे का टूर्नामेंट है दोस्तों? टेनिस का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद में रखना है कार्लोस अल्कराज। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यूएस ओपन किस पर खेला जाता है? ये दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर दोस्तों? हार्ड कोर्ट पर। इसको ध्यान में रखिएगा। कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों आपको बता दें, राफेल नडाल इन्होंने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों किसने जीते हैं? ये राफेल नडाल ने जीते हैं। कौन कौन से दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फ्रेंच ओपन, ये दोनों किसने जीते हैं दोस्तों? ये राफेल नडाल ने जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने कौन सा जीता है? तो आपको याद में रखना है विंबलडन ओपन। कौन सा दोस्तों?
विंबलडन ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। सॉरी दोस्तों, नोवाक जोकोविक ने जीता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन में दोस्तों पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये दोनों राफेल नडाल ने जीते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूएस ओपन 2022 में टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद में रखना है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इन सारे सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो महिला वर्ग में किसने जीता था? एशले बार्टी ने जीता था। अब आप दोस्तों बताएंगे कि एशले बार्टी किस देश से संबंधित हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद से संबंधित है? देख रहे हैं आप दोस्तों, एक से एक जबरदस्त सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। अनुच्छेद 108 से संबंधित है, अनुच्छेद 226 से संबंधित है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है, अनुच्छेद 76 से संबंधित है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको याद में रखना है अनुच्छेद 108 से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। अनुच्छेद 226 क्या कहता है दोस्तों? हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 6 प्रकार की रिट जारी करता है किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या कहता है? इसको आप याद में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने दोस्तों? 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा 108। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 226 के तहत करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और दोस्तों अटॉर्नी जनरल, दोस्तों इसका दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है ग्रुप डी का फेवरेट सवाल, पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1992 में लागू हुआ था, वर्ष 1993 में लागू हुआ था, वर्ष 2002 में लागू हुआ था, वर्ष 2003 में लागू हुआ था। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको याद में रखना है वर्ष 1993 में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन का गठन कब किया गया था? वर्ष 1992 में। गठन कब हुआ है? वर्ष 1992 में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन लागू कब से हुआ है? तो आपको याद में रखना है वर्ष 1993 में। यानी कि दोस्तों 24 अप्रैल 1993। दोस्तों इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2002 दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वर्ष 2002 से संबंधित है। और दोस्तों शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? कस्तूरी रंगन समिति। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2003 में क्या होता है? 89वां संविधान संशोधन। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवालों को आपने नोट किया होगा, सारे सवालों को आपने समझा होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? अति महत्वपूर्ण। दोस्तों उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रुप डी की परीक्षा में अब ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, नमिता गोखले को मिला है, चंद्रभान ख्याल को मिला है, या रामदत्त मिश्र को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको याद में रखना है चंद्रभान ख्याल को मिला है। नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को किसके लिए मिला? ये दोस्तों हिंदी भाषा के लिए मिला है। किसके लिए दोस्तों? हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा के लिए। और लेकिन लोग किसके लिए मिला? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, इसको नोट करके रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? चंद्रभान ख्याल को मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है।
सम्राट अशोक के लिए। और दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए किसको मिला है? नमिता गोखले को मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए। किसके लिए दोस्तों? इंग्लिश भाषा के लिए। रामदरत मिश्र, अति महत्वपूर्ण नाम। दोस्तों ये नाम किससे संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इनको 31वां सरस्वती सम्मान मिला है। इनको दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है दोस्तों, रामदरत मिश्र को क्या मिला? 31वां सरस्वती सम्मान मिला है। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको 31वां सरस्वती सम्मान किस लिए मिला गया है, मतलब यानी कि किस कृति के लिए इनको मिला है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप लोग इस सवाल को सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में ये सारे सवाल फीड हो जाएंगे। और दोस्तों सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न है, इसको आप नोट करते चलिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपन अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पृथ्वीजर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण पुरस्कार। वास्तुकला से संबंधित है, यानी कि वास्तुकार से संबंधित है, पत्रकार से संबंधित है, लेखक से संबंधित है, कहानीकार से संबंधित है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों पृथ्वीजर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आपको याद में रखना ये वास्तुकला से संबंधित है, वास्तुकार से। और दोस्तों इस बार का किसको मिला है? फ्रांसिस कैरे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इस बार का तो पृथ्वीजर पुरस्कार है, किसको मिला है? फ्रांसिस कैरे को मिला है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि पत्रकारिता का पुरस्कार कौन सा? पुलित्जर जो दोस्तों पुरस्कार होता है ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है। और पृथ्वीजर पुरस्कार किससे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है। और दोस्तों पृथ्वीजर पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको याद में रखना है फ्रांसिस कैरे को मिला है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण नाम है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, या फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों गणित से संबंधित है। किससे दोस्तों? मैथमेटिक्स से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों किसको मिला है? नीना गुप्ता। किसको दोस्तों? ये दोस्तों रामानुजम पुरस्कार किसको मिला? नीना गुप्ता को मिला है। इसको आप नोट करके रखिएगा। कई बार ये परीक्षा में सवाल अभी तक पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। रामानुजम पुरस्कार किससे संबंधित है? नीना गुप्ता से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वेदों को लेकर। दोस्तों जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ऐसा वेद है जो जादू टोने से संबंधित है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा? अथर्ववेद। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये दोस्तों तीनों वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किसके दोस्तों? वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद में रखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये दोस्तों तीनों जो वेद होते हैं वो वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों जो अथर्ववेद होता है वो वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो आपको याद में रखना है संगीत से संबंधित वेद है सामवेद। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। और दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बनते ही रहते हैं। आप यूपी SSC पैट का पेपर देने जा रहे हो, आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, आप कोई सी भी एक दिवसीय परीक्षा देने जा रहे हो, आपको दोस्तों इस वीडियो से 100% सवाल छपा हुआ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1991 में हुआ था, वर्ष 1992 में हुआ था, वर्ष 1757 में हुआ था, या वर्ष 1556 में हुआ था? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद में रखना है वर्ष 1992 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज
इसको नोट करके रखिएगा। दोस्तों तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। दोस्तों वर्ष 1991 यानी कि दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है। कब दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध किसके अंदर हुआ है? वर्ष 1991 में, जिसके अंदर दोस्तों पृथ्वीराज चौहान विजय हो गए थे। कौन दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? वर्ष 1992 में हुआ था, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं वर्ष 1757। इसको आपको याद में रखना है दोस्तों, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ है दोस्तों? 1757 में हुआ है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अति महत्वपूर्ण दोस्तों, पानीपत का युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ है दोस्तों? 1556 को हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1991 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और दोस्तों किसकी विजय हुई थी? इसके अंदर दोस्तों मोहम्मद गौरी जीत गया था। आपसे पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? 1556 को हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ग्रुप डी की परीक्षा में यह सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सारे सवालों के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों किस उपलक्ष्य में? अटल बिहारी वाजपेयी इनका जन्म दिवस मनाया था। अब अटल बिहारी वाजपेयी इनका जन्म दिवस होता है, इसीलिए सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों 31 अक्टूबर को क्या मनाया था? एकता दिवस, एकता दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एकता दिवस मनाया जाता है कि एकता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया था? वीरवाल दिवस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यह सवाल अंतरात्मा कहती है कि यह सवाल आपकी परीक्षा में छपेगा। वीरवाल दिवस, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको मैं 4 से 5 बार बता चुका हूं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बलात् श्रम से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यहां से दोस्तों सवाल छपने की प्रबल संभावना है। बलात् श्रम से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है? अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 19A है। क्या होगा आपका सही जवाब? बलात् श्रम दोस्तों इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको याद में रखना है अनुच्छेद 23। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बलात् श्रम से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 23 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव अंगों की तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, दोस्तों इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये भी अनुच्छेद 23 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बलात् श्रम और मानव अंगों की तस्करी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 23 है। दोस्तों ये अनुच्छेद 24 का कहता है कि आप जो 18 वर्ष से छोटे बच्चे यानी कि दोस्तों छोटे बच्चे हैं उनसे कार्य नहीं करा सकते हो। ये दोस्तों अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 18 का कहता है दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। जल्दी से बताइएगा अनुच्छेद 18 क्या कहता है। और दोस्तों अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपको याद में रखना है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि दोस्तों बोलने की अभिव्यक्ति। अब विचारों की अभिव्यक्ति किसमें है दोस्तों? ये सब दोस्तों अनुच्छेद 19A के अंतर्गत है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बलात् श्रम से रोक, मानव अंगों की तस्करी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? कि आप जो छोटे बच्चे हैं उनसे कार्य नहीं करा सकते हो। और दोस्तों अनुच्छेद 19A किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि तो बोलने की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर और आज के आखिरी प्रश्न को लेकर।
दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, सुधीर का संबंध किस खेल से है। आ गया दोस्तों आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल छपेगा। दोस्तों आपको बता दें, पैरा लिफ्टिंग से संबंधित हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, मुक्केबाजी से संबंधित या लॉन वॉल टीम से संबंधित हैं। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों मैंने यही नाम क्यों लिया है, तो दोस्तों आपको बता दें सुधीर कौन है। तो ये दोस्तों पैरा पावर लिफ्टर हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो पैरा पावर लिफ्टर हैं। इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। क्या दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है किसके अंदर, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर, जो कि बर्मिंघम में संपन्न हुए हैं। और बर्मिंघम कहाँ पर स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है। दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिएगा। और सुधीर ने कौन सा पदक जीता है, पैरा पावर लिफ्टिंग। दोस्तों वेट लिफ्टिंग, इससे संबंधित कौन है, मीराबाई चानू। यह नाम आप नोट करके रखिएगा। वेट लिफ्टिंग से संबंधित कौन है, मीराबाई चानू। इन्होंने भी दोस्तों 49 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित कौन है, निखत जरीन। निखत जरीन, ये दोस्तों इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित हैं। दोस्तों एक नाम ध्यान में रखिएगा, लवलीना बोरगोहन, वो भी मुक्केबाजी से संबंधित है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित हैं वो। लॉन वॉल टीम अति महत्वपूर्ण। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा, भारत की लॉन वॉल टीम ने, मतलब जिसमें अंदर महिला लॉन वॉल टीम्स ने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है, तो आपको याद में रखना है साउथ अफ्रीका को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपको रट गए होंगे, सारे सवाल आपको याद हो गए होंगे। सुधीर का संबंध किससे है, ये दोस्तों पैरा पावर लिफ्टर हैं। और इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय मंडल खेल यानी कि बर्मिंघम खेल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वेट लिफ्टिंग से संबंधित कौन है दोस्तों, आप एक दो नाम याद में रखिएगा। कौन कौन दोस्तों, अंचिता सेवली नाम याद में रखिएगा, जरियुमी लाल लुरुंगा नाम याद में रखिएगा। और दोस्तों इनका क्या नाम, मीराबाई चानू, इनका नाम याद में रखिएगा। और दोस्तों इनकी कैटेगरी कौन सी है, 49 किलोग्राम की कैटेगरी है। और दोस्तों किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर की रहने वाली हैं। मुक्केबाजी से संबंधित कौन है, निखत जरीन, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लॉन वॉल टीम्स में दोस्तों महिला की लॉन वॉल टीम्स थी, उन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराकर जीता, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको याद में रखना है। साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया है महिला लॉन बॉल टीम ने गोल्ड मेडल है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल जो कि दोस्तों बर्मिंघम में संपन्न हुए हैं, 22वें क्रम के थे, उसका शुभंकर क्या है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज के सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा। और परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देखकर जाइएगा। आपको दोस्तों आपकी परीक्षा के अंदर 4 से 6 सवाल हूबहू छपे हुए मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।